very much. Okay, thank you very much. Mr. Singh Dio. Thank you very much, sir. Sir, first of all, I would like to congratulate the Honorable Minister for avoiding a populism budget and sticking to pragmatism. No new announcement of new lines has been made. It shows that the government, the resolve to build financial viability of the railways. It is a departure from populist railway budgets arising out of social obligations and political compulsions. Any new loss-making passenger train, had it been announced, would have driven another nail in the coffin of the financial position of the Indian Railways. There are hundreds of uncompleted projects in the pipeline. मेरे जानने में 16 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं शुरू से अभी तक, जिसमें काम नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं। जो मंत्री आए उन्होंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उनके स्टेट के लिए। इससे ये हुआ है कि फाइनेंशियल हेल्थ इंडियन रेलवेज की बिगड़ गई है। मैं तो मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसी कमेटी बनाएं अपने डिपार्टमेंट की जो देखे कि जो पुराने रेलवे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे उनमें कौन से वाजिब हैं, कौन से रखने चाहिए और कौन से ड्रॉप करने चाहिए। ये ही शुड टेक अ डिसीजन ऑन दिस मैटर। सर, फेयर हाइक पैसेंजर्स के लिए मंत्री जी ने की नहीं। प्राइसेस गिर पड़ी हैं डीजल की, इसीलिए शायद जरूरत नहीं पड़ी पैसेंजर फेयर्स को हाइक करने वास्ते। पर सर 30,000 करोड़ का एनुअल लॉस रेलवे सफर करती है, इसको फिर से हमें देखना पड़ेगा। Passenger fares are abnormally low. The Indian Railways consists of 65,436 route kilometers, of which 20,038 trains ply, carrying 23 million passengers and hauling nearly 2.76 million ton of freight every day. So average revenue per passenger kilometer is 13.80 paisa for ordinary second class, 14.54 paisa for suburban trains, 27.47 paisa for second class, and 109.47 paisa for upper class. So Indian Railways is perhaps the cheapest rail transport in the world. मेरे जान तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इन्होंने जो पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए अच्छी बात की, पर रेलवेज को क्यों टैक्स कर रहे हैं इसके लिए? Why should railways suffer? Because it's a populist budget, it's a political budget where they don't want to enhance the fares of the passengers, which we all support. But the Honorable Finance Minister, who has the money of coming to him because of various auctions of various mines and coals, etc., there should not be any shortage of money. Why don't they subsidize the railway by 30,000 crores annually, as they do when petrol prices, diesel prices go up, the petroleum products are subsidized. Let them consider subsidizing it. Let us not target the railways for being popular or giving relief to the passengers. I agree the relief should be given, but railways shouldn't suffer. The Government of India Finance Department should, sir, subsidize. सर 8.5 लाख करोड़ मंत्री जी को चाहिए 5 साल में रेलवेज को इंप्रूव करने वास्ते। अभी 1.5 लाख करोड़ का लोन LIC से ले रहे हैं। जब अभी लॉस कर रहे हैं तो ये लोन लेने के बाद प्रॉफिट कैसे आएगा हम समझना चाहते हैं।
क्या प्लानिंग है इनकी फ्यूचर के लिए कि इसमें वो प्रॉफिट ला पाएंगे, ये लोन लेने के बाद, ये हम जानना चाहते हैं। सर, अब मैं आता हूं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड सर्विसेज जो हमें करनी चाहिए। सर, देश विदेश में पहली चीज प्लेटफॉर्म को लोग टारगेट करते हैं। देश विदेश में कोई जेन्युइन टिकट होल्डर के बिना कोई प्लेटफॉर्म में घुस नहीं सकता। हमारे देश में एरा गैरा नत्थू भाई, अच्छे गुंडे सब घुस जाते हैं। इसे हमें पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। पिक पॉकेट घुस जाते हैं, तो पहली कंट्रोल हमारी यहां होगी जहां लोग घुस नहीं पाएंगे। हमें इसमें खाली जेन्युइन टिकट होल्डर्स को घुसाना चाहिए, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स और विंडोज करनी चाहिए, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन करना चाहिए। जो ये सिस्टम दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुआ है, सक्सेसफुल है। और एक चीज और जो चाइना में हम देखते हैं, ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर सिस्टम ट्रेन के अंदर लगाना चाहिए। आप 60,000 करोड़ खर्च करके एक बुलेट ट्रेन लगाएंगे, अच्छी बात, लगाइए, और प्रायोरिटी देखिए। अगर आप ऑटोमेटिक डोर्स ट्रेन में रखेंगे तो कोई ट्रेन से किसी को फेंक नहीं पाएगा। वो डोर बंद हो जाते हैं, स्टेशन पे ही खुलते हैं, कोई गुंडागिर्दी नहीं कर पाएगा। अगर करेंगे तो उसी में फंसेंगे। ये जो हमें विदेश में जैसी चीजें हैं, वो चीजें लाके भारत में अपनी ट्रेन में लगानी चाहिए, जिससे गुंडामी कम हो जाएगी, चोरी कम हो जाएगी, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, कोई किसी को फेंक नहीं पाएगा, कोई बदमाशी नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें की हमको बहुत जरूरत है। और प्लेटफॉर्म टिकट ठीक रखेंगे तो कोई शॉर्ट जर्नीज के लिए फ्री चले जाते हैं 2 स्टेशन के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसे मंत्री जी जरा समझें, देखें। सर, आउटसोर्सिंग जो हम लोग कर देते हैं वेंडर्स को, बड़ा हाई कॉस्ट होता है उसमें। हमको अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अच्छे सिस्टम्स हमको लाने चाहिए जो देश विदेश में चलते हैं। हम आउटसोर्स करते हैं हमारे रेलवे लाइन को एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 10 करोड़ पर किलोमीटर। अब क्यों आउटसोर्स करते हैं सब? अब क्यों खुद नहीं कर पाते? India needs to use mechanized technology for laying of railway lines. This technology includes pre-assembled panels which are lifted and laid. Use of this technology makes it possible to complete 1 kilometer a day. Laying of railway tracks requires not only speed but also quality, since a very large risk factor is involved. Thus, the geometry of the track is very important, which can be possible only with machine laying. रेलवे मंत्रालय को ये मशीन्स खुद खरीदनी चाहिए, देश विदेश से लानी चाहिए और खुद ट्रैक्स को ले करना चाहिए। ये मेरी राय है। मंत्री जी should conduct a comparative analysis of the total life cycle cost incurred by Indian Railway if they buy, acquire, maintain and operate of their own track machines with the overall cost and time incurred in contracting out such work. अब सर एफडीआई पे आइए। एफडीआई हर चीज में अच्छा है, ये नहीं मानूंगा मैं। एफडीआई इज मेड इन इंडिया एट अ वेरी हाई कॉस्ट। 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं एफडीआई के, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के, माहेपुरा में और मारवा बोथ बिहार में। जो 1000 लोकोमोटिव का मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो जो विदेशी कंपनी है, इसका नाम नहीं ले रहा मैं, वो 1000 लोकोमोटिव मेंटेनेंस के लिए 20 करोड़ कोट कर रही है। और अपनी जो चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री है वो 10 करोड़ कर रही है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट भी हमको इसमें देखना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा। पीपीपी मॉडल पे मंत्री जी ने कहा है कि 5781 करोड़ विल कम थ्रू पीपीपी मॉडल in the Indian Railways.
पीपीपी मॉडल आगे भी फेल हो चुके हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। एयरपोर्ट, रेलवे लिंक दिल्ली में कैसा चल रहा है, मुंद्रा पोर्ट, पीपीपी मॉडल वाज टेकन अप फॉर कन्वर्टिंग मीटर गॉज टू ब्रॉड गेज, वो कैसे चल रहा है। और जहां प्रॉफिट शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग आती है वहां झगड़े होते हैं। सेवरल इश्यूज कम अप लाइक लैंड एक्विजिशन, क्लियरेंस एंड टोल इश्यूज, लिटिगेशन होती है। तो हमें वी नीड टू डू पीपीपी, बट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ऐसी सही होनी चाहिए जो लोगों को लाए। सर मेरी राय दो चार है। सो वी नीड फॉर ऑपरेशन ऑडिट टू एनालाइज द एफिशिएंसी फैक्टर ऑफ एवरी ट्रेन करंटली बीइंग प्लाइड। Second suggestion, need to review trains so that those with low occupancy could be discontinued or number of stoppages could be increased so as to increase occupancy. Reduction in the number of halts on super trains, etc. ऐसी कई चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बोर्ड्स हैं, रेलवे बोर्ड जो है दिल्ली में, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए होना चाहिए। हमको गुरुत्व देना चाहिए डीआरएम्स पे, जीएम्स पे, जो फायरिंग लाइन पे, उनसे हमें सीखना चाहिए, उनको गुरुत्व देना चाहिए। और जो उन पे जो सिलेक्शन होते हैं, वो प्रेजेंट सिलेक्शन सिस्टम भी हमको फ्लॉड लगता है। जो कॉम्पिटेंट है वो होने चाहिए वहां। सीनियरिटी शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस शुड ऑल्सो बी अ क्राइटेरिया। सर सेफ्टी एस्पेक्ट, हमें उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और हमें करना चाहिए। सर सेफ्टी एस्पेक्ट में वी नीड अ रोबस्ट फील सेफ सिस्टम। 70% रेलवे एक्सीडेंट्स आर एट लेवल क्रॉसिंग्स, बोथ मैन्ड एंड अनमैन्ड। नीड ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आरओबी एंड आरओबी हमें चाहिए। जो मंत्री जी ने कहा वो करेंगे, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जब ये हो जाएगा तो हम उनको इसका धन्यवाद देंगे। सो ऑल्सो यूज ऑफ ऑटोमेटेड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम विथ रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग फैसिलिटी बेस्ड ऑन जीपीएस एंड ऑन ऑनबोर्ड डिजास्टर प्रिवेंशन नेटवर्क, ये विदेश में, ये इसको हमको हिंदुस्तान में लाना पड़ेगा so that we can avoid disasters with this system and track trains and anything on the railway line. So मंत्री जी ने ऑपरेटिंग रेशियो दिया है, वो दिया है, पहले था 94.85% in 2011-12, 90.19% in 2012-13. The minister has pegged the ratio targeted 88.5% 15-16 में। पर जैसे अभी हिसाब चल रहा है सर, मैं नहीं समझता कि मंत्री इस रेशियो को रख पाएंगे, और इसमें भी उनको समस्या रहेगी रखने के लिए। रख पाए तो अच्छी बात है, हम खुशी होंगे। सर अब उड़ीसा पे आता हूं। मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा उड़ीसा के लिए। उड़ीसा है रिसीव एन एलोकेशन ऑफ 2514.07 crores against its demand of 3,200 crores. It's increased by 77% in last year, from last year. But the state had demanded 1470 crores for new railway link projects, but has been awarded rupees 608.3 crores. मैं चाहता हूं मंत्री जी इसको फिर से देखेंगे, फिर को समझेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कई चिट्ठियां लिखी हैं प्रधानमंत्री जी को और रेलवे मंत्री जी को, उसमें हमारी डिमांड आइडेंटिफाइड है। हम चाहेंगे कि मंत्री जी उसमें गौर फरमाएं और उन्हें हमें देने की कोशिश करें। सर एक कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत दिन से पेंडिंग है, 94-95 से, जो मुद्दा मंत्री जी ने उठाया था कि पैसे हैं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू इन्वेस्ट। हम कहना चाहेंगे कि दसपल्ला बलांगीर खुर्दा बलांगीर रेलवे लाइन पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 50%
प्रोजेक्ट कॉस्ट और 100% लैंड फ्री देने को कहा है। स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बना दी है। जयपुर मलकानगिरी प्रोजेक्ट के लिए भी वही हिसाब है, पर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से, रेलवे मंत्री से, 2 more minutes only. यस सर, रेलवे मंत्री से कुछ इसमें हमें अभी आशा व्यक्त नहीं मिली। हम चाहते हैं कि इसे वो देखें। सब नवक्लेवर फेस्टिवल लॉर्ड जगन्नाथ जी का आ रहा है जुलाई 2015 में। 50 लाख पिलग्रिम्स आएंगे हमारे। हम चाहते हैं कि इसके लिए जो स्पेशल फंडिंग हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांगी है, रेलवे प्रोजेक्ट्स लाइक डबलिंग, डेलांग, साखी गोपाल, पुरी इत्यादि, वो हमें दिए जाएं। सर, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के लिए भी मांग है, जिसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 50% कॉस्ट बेयर करेंगे। उसमें भी हमें कोई अभी रिहाई मिली नहीं। कुछ और हमारे मुद्दे हैं जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैगन फैक्ट्री एट द आइडेंटिफाइड पैच ऑफ लैंड विलेज इन सीतापल्ली, गंजाम, एंड 1 वैगन मेंटेनेंस फैक्ट्री इन कलाहंडी / कटाभांजी district, which was promised by the ministry. Improvement of existing railway stations at Puri and Bhubaneswar, setting up of railway medical college at Mancheshwar and Bhubaneswar, creating of new division with headquarters at Rourkela, Jharsuguda. इतनी चीजें हमने मांगी हैं। हम चाहते हैं कि मंत्री जी इस पे गौर फरमाएंगे। By and large, sir, the budget is good, and we No name should be. definitely feel good about the fact that the railway minister has given no new railway lines, no new sections, and is concentrating on improving the health of the railways. एक बात मैं कहूंगा साहब, हर चीज में प्रॉफिटेबिलिटी ना देखी जाए। कुछ एरियाज भारत में ऐसे हैं जैसे KBK, कोलाहंडी, बलांगीर, कोरापुट, वो ऐसा एरिया है जहां गरीबी भरपूर है। वहां पे ट्रेन की जरूरत है, ट्रेन है नहीं। अगर आप देखेंगे कि हम ट्रेन लगाएं वहां और हमें प्रॉफिट ना हो तो हम ट्रेन नहीं देंगे, तो ये बात सोशली गलत हो जाएगी। इट्स अ चिकन एंड एग स्टोरी। जब आप ट्रेन देंगे तो उस तरफ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। No, your time over. I told you. मैं It's all, you spoke डिप्टी 17 चेयरमैन minutes. को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। 17 minutes. सर, आई बहुत बोला, बहुत वेरी बोला, थैंकफुल टू 17 यू एंड आई एम minutes. सिटिंग डाउन सर। Huh? थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you. Srimati. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on the railway budget. And looking at the credentials of Railway Minister, the Prime Minister has rightly given an inspirational objective of poverty elimination to him and making Indian Railways to play its part in his historic vision. Probably taking cue from the Honorable Railway Minister might have deserted himself from the conventional way of presenting the railway budget by avoided populist measures by not announcing new trains, new line, electrification, doubling, etc. He is right in doing so. He wanted to bring back railways on track. Sir, I congratulate the Honorable Minister as he has rightly put in emphasis and giving more money for passengers, comforts and amenities, proposed to remove unmanned level crossings, safety for women by installing CCTV cameras in women compartments, focus on cleanliness under Swachh Bharat Abhiyan, and assured that the coming 5 years help to reform railways totally. He has given rupees 6,581 crores for unmanned level crossing, indicates his intention on safety and security. It is also good that he has not increased the passengers' charges. It is also good the Honorable Minister
put an ambitious target of 88.5% operating ratio for 2015-16, the best in the last 10 years. But how he will achieve the 12th plan target of 75% operating ratio has not been mentioned in the budget. I congratulate the Railway Minister for earmarking rupees 96,000 crores of the investment to complete 77 projects, including 9,400 kilometers of new railway line and electrification. Budget also aims to clear up the pending 360 projects, also aims to fast-track work 7,000 kilometers of lines and commissioning 1,200 kilometers with an investment of rupees 8,686 crores. It is needed at a time when Railways was able to complete only 36 projects in last 30 years by spending 1 lakh crores. This is one figure gives a picture of how money is misappropriated earlier. Secondly, I welcome for setting up of a new Transport Logistics Corporation of India to oversee the freight and also aim to develop 30 multimodal logistic parks across the country for transportation of goods. Sir, the Honorable Minister in para 41 of his speech proposed to introduce train sets and says they are similar to bullet trains. This is quite new concept to India as very few people heard about such assets. The Minister proposed to manufacture them in India under Make in India initiative. It is a good move. Secondly, I want to know whether they will run as EMUs or they are going to be used in short distance routes. So, it is good that the Minister has 3 documents, 4 goals, 5 drivers and 11 thrust areas. This clearly shows how Railway Minister is positive on intent, but the most key point is execution. The plan outlay is rupees 1,011 lakh crores, but if one calculates receipts through budgetary support, which is rupees 40,000 crores, rupees 17,719 crores from internal resources, rupees 17,655 crores from market borrowings and 5,781 crores through PPP, you will get able to pool only about 89,000 crores. There is a gap of 11,000 crores. I am confident with his ability and expertise, he will able to pool the resources and fulfill the aspiration of the people. Sir, I wish to place before the Honorable Minister the demands and requests from my state of Telangana and also about the implementation of provision of AP Reorganization Act. I have read in some newspapers that he is not averse to announce any proposals. So, taking advantage from the positive statement from the Minister, I mentioned some of the genuine demands from my state. First, I will touch up the AP Reorganization Act that mandates railways to set up railway coach factory in Telangana. I would like to request the Railway Minister to take effort to start railway coach factory in Telangana region as earliest. Secondly, Railways announced 2011 budget for setting up of wagon factory manufacturing factory at Kajipet with estimated rupees 152.26 crores. Even this has to be moved ahead. So when the state is willing, his state is willing to provide, I request the Honorable Minister for setting up of railway coach factory as well as wagon manufacturing factory in Telangana region, sir. Sir, I disappointed for some for allotment of less funds in some projects in Telangana. With your permission, I will give you some examples. That is electrification of Peddapalli Jagityala cost at 63 crores, length of stretch 83 kilometers, same way Peddapalli Nallapadu 285 kilometers stretch cost 295 crores, Kajipeta Balasha tripling 2020 crores, same way Secunderabad Mahbub Nagar 1200 crores and other Vijayawada Kajipet bypass money required 200 crores. Similarly, Macharla Nalgonda new line sanctioned 1997-98 required 458 crores. Same case in Bhadrachalam road Sattupalli, Bhadrachalam Kovur, Akannapet Medak requires 129 crores. Similarly, if you look at the allocation of Kajipet Vijayawada tripping and electrification money required 1032 crores, but for this project sufficient money has to be allocated. I request
consider them favorably and provide sufficient funds to these projects and complete them in a fixed time frame. Sir, I have been raising some various demands of the people of Telangana in successive budget. I appeal the Honorable Minister to show some magnanimity towards the backward state of Telangana. I am mentioning some of the demands of the people of Telangana and request the Honorable Minister to do justice to Telangana by announcing the same in his debate. Sir, there is also a long pending demand of separate division at Kajipet. Honorable Minister, be aware that Kajipet is connecting center between north and south regions. So this should be made as a separate division. I request him to announce him. I kindly hope from him. The following trains also I request to announce in the coming year. For number 1, Hussain Sagar Express from Secunderabad to Mumbai, starting from Kajipet. Because Kajipet is the main center for Telangana region, there are so many people moving from Kajipet to Hyderabad and other regions. Rajkot Express from Hyderabad to Surat, starting point from Kajipet. New train from Kajipet to Bangalore. New express train from Kachiguda to Bangalore with starting point at Kajipet. Bombay Express from Hyderabad to Mumbai with starting point at Kajipet, increased frequency units between Warangal and Secunderabad. Introduce an electrical multiple use trains between Warangal and Kagajnagar. Padmavati train express, it goes to Tirupati regularly. We request to run weekly, whole week. People of this region have been demanding for trains from Kajipet to Shirdi, Nagpur, Tirupati, so this also be access to. There is also a need additional trains between Kajipet and Ballarsha. Ladies compartment should be added to the trains that are passing through the Warangal, sir. There is a land at Bodagutta, we require the pit lines here. Strengthening the sideline facility for transportation of agriculture goods, and also a railway medical college was announced at Kajipet but not started. I request you to take up steps for release of funds and completion in a time-bound manner. Sir, railway underbridge, in and out bridge is required like Secunderabad from Warangal to Shivanagar. There is a new line from Warangal station, Ganpur, Palakurti, Nalgonda. We request that also, sir. Since Kajipet junction has diesel and electrical loco sheds, an apprentice center be opened here so that it will help all those who are residing in around the Kajipet. Sir, there is a need for RUB between Warangal and Chintal. It is an absence of RUB. People are crossing the track and meeting with accidents. So I request the Honorable Minister to take this as priority. One more thing, sir. The railway polyclinic at Kajipet has been upgraded to sub-divisional hospital in 2012. So I request you to instruct the officials to take measures to set up lab, operation theatre, and also sufficient medical and paramedical staff. There are also Godavari Pushkaralu in Telangana state as well as in AP also. I request you to announce additional trains also facilitate at stations in Telangana. I think government of Telangana sent detailed proposals, so kindly consider this proposal to do needful this, sir. Sir, there is a survey completed between Bhupalpalli and Karimnagar Uppal is over. Funds are required, sir, because it is a coal mining area. That's why please allocate funds for this. Sir, I also have some proposals from AP. The first one is for a separate zone as mandated by the AP Reorganization Act. I request the Honorable Minister to fulfill this promise immediately. Secondly, with the reorientation of new state with 13 districts, there is a need to keep the state connected with new capital through railways. So new trains connecting different districts with the state capital region be introduced. And Godavari Pushkaralu, also Kumbh Mela of Godavari is going to be held in May, June. This year marks the special year of the Pushkaram, which happens once in 144 years. So I request the Honorable Minister to provide sufficient trains and other facilities at Rajahmundry, Kovvuru and other stations for the passengers. I request the Honorable Ministers I hope to these projects to complete as soon as possible in our area, sir. Sir, one more request. There are the facilities which the government is doing all for the
ladies and safety and security. We are very thankful for the government for this, sir. Thank you. With this, Thank I you. conclude. Thank you, sir. Thank you, Ms. Kundu Sudharani. Mr. Sanjay Raut, you got 6 minutes. ठीक है सर, प्रभु जी की अनोखी लीला पर सदन में चर्चा हो रही है, जिसे हम रेलवे बजट आज कहेंगे। एक अनोखा बजट है और इतिहास में पहली बार ऐसा बजट बना है जिसमें ना तो किराया बढ़ा है, ना कोई नए ट्रेन की घोषणा हुई है। यहां पहली बार रेल बजट के सहारे चुनाव की या वोट बैंक की राजनीति भी नहीं हो। खास करके आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव हो गए, पश्चिम बंगाल में खास करके चुनाव होने वाले हैं, फिर भी उस राज्यों के लिए भी कोई खास घोषणा नहीं हुई है। इसलिए मैं मानता हूं ये पूरे देश का बजट है, पूरे देश का विचार करके ये बजट बनाया है। रेल बजट का मतलब अब तक क्या रहा? जब रेल बजट पेश होता था तो मेरे राज्य को क्या मिला, मेरे चुनाव क्षेत्र को क्या नहीं मिला, तुम्हें क्यों नहीं दिया, ट्रेनों की सफाई क्यों नहीं होती, बिस्तर खानपान सेवा के बारे में चर्चा होती, सिर्फ डिब्बों और गाड़ियों पर चर्चा होती रही। इस बार रेलवे मंत्री ने रेलवे की पुनर्जन्म की गाथा लिखी है। एक नया रेल हमको आज आने वाले दिनों में हम देख सकें। सर, मुझे आश्चर्य होता है कि जब ये रेल बजट पेश हो रहा था और पूरे देश में उसकी वाहवाह हो रही थी, लेकिन मैं टीवी पे देख रहा था और दूसरे दिन अखबार में पढ़ रहा था कि सरकार के रेल बजट ने दलाल स्ट्रीट को निराश किया। इस प्रकार की, क्योंकि कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई तो इन्वेस्टर बहुत नाराज हो गए, सेंसेक्स गिर गया, स्टॉक एक्सचेंज लुढ़क गया। जब इस देश में गरीबों के हित में कोई बात करता है तो शेयर बाजार कैसा लुढ़क जाता है, सेंसेक्स कैसा गिर जाता है, शेयर के भाव कैसे गिर जाते हैं। क्या हमारा रेल बजट, जहां से गरीब मध्यम वर्गीय ज्यादा से ज्यादा यात्री उनका उपभोग लेते हैं, तो क्या शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज को देखकर हम रेल बजट बनाएंगे? इसलिए रेल बजट जो है सही मायने में एक ऐतिहासिक रेल बजट है। सब लोग कहते हैं कि रेलवे मिनिस्टर की विजन और प्राइम मिनिस्टर की विल अच्छी है, लेकिन हे प्रभु आप पैसा कहां से लाएंगे? 30,000 करोड़ का लॉस एवरी ईयर होता है रेलवे को, है ये भी सही है, रेलवे घाटे में चल रही है। लेकिन रेलवे जैसी बढ़ेगी, रेलवे का विकास होगा तो देश का विकास होगा। बिना रेलवे के विकास देश का विकास होना मुश्किल है। इसीलिए रेलवे का विकास, रेलवे का विस्तार के लिए नई क्रांतिकारी योजना तैयार करना भी इतना ही जरूरी है। लगभग 64,000 किलोमीटर का ये नेटवर्क है। इसका काफी हिस्सा बड़े शहरों से और मुंबई जैसे महानगरों से होकर गुजरता है, और ऐसी जगहों से जहां की जमीन की कीमतें सोने के बराबर है। केवल मुंबई की बात करें तो रेलवे के पास 1000 एकड़ से भी ज्यादा ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल लैंड है, और इसमें से करीब बहुत बड़ी जमीन ऐसी है जिन पर पटरियां बिछी है। इस जमीन का अगर एयर स्पेस भी उसी तरह कीमती है जैसी मुंबई की दूसरी जमीनें भी बहुमूल्य है। यदि सिर्फ ऑपरेशनल लैंड के ऊपर रेलवे केंद्र और राज्य सरकार की मान्यता से अधिक एफएसआई हम लेते हैं और इसके टीडीआर से लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व रेलवे को मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकार को इसके लिए गंभीरता से पहल करनी होगी। जिस राज्य से रेलवे को इस खाते से धन प्राप्त होगा, उस राज्य की रेल प्रोजेक्ट और रेलवे के विकास में लगाने के राज्य सरकार को भी रुचि लेना होगा। सर, आज रेलवे का विकास सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रह गया है। रेलवे के विकास से राज्यों का विकास जुड़ा है। सही मायने में देखा जाए तो रेलवे के विकास से ज्यादा लाभ राज्यों को होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि रेलवे मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य से मिलकर
राज्य रेल विकास निगम स्टेट रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन करना चाहिए और राज्य के अंतर्गत आने वाले रेल नेटवर्क के विकास के लिए संबंधित राज्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसमें दोनों का शेयर केंद्र और राज्य का 50-50 होना चाहिए। सर, रेलवे प्रशासन को चाहिए कि अब डीजल बचत की भी गंभीरता से लेना चाहिए। रेलवे के उन सभी सेक्शन के ऊपर जो इलेक्ट्रीफाइड है उन्हें जीरो डीजल कंजम्पशन कैटेगरी में लाना होगा। यानी ये सभी सेक्शन पर डीजल की खपत खत्म कर उन्हें बिजली या सीएनजी जैसे सस्ते पर्यायों का भी हमको विचार करना पड़ेगा। सर, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, इसलिए मैं एक दो सुझाव करूँगा कि महाराष्ट्र से हम लोग, प्रत्येक राज्य कहता है, एवरी स्टेट कहता है कि हमसे भेदभाव होता है, हमको कुछ नहीं मिला, तो ये तो होता ही रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, कोई नई घोषणा तो नहीं हुई है महाराष्ट्र के लिए, मैं देख रहा था, लेकिन जो घोषणाएं पहले से हुई है वो भी अगर पूरा कर दे तभी महाराष्ट्र की जनता का समाधान होगा। जहाँ तक मुंबई का सवाल है कि मुंबई सबर्बन जोन की मांग, अलग जोन की मांग हमेशा हम करते आए हैं। दूसरी बात है, रेलवे को मध्य और पश्चिम और हार्बर रेलवे की जो उपनगरीय जो कंट्रोल है वो एक कंट्रोल होना चाहिए उसका। इस बारे में मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा। मैं मानता हूँ ये शुरुआत है रेलवे के अच्छे दिन आने की, मंत्री जी ने की है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर संजय राउत। मिस्टर हुसैन दलवाई नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुच। महोदय, इस रेल बजट पर चर्चा शुरू हुई है और इसके पहले भी मैं एक बार माननीय मंत्री से मिल चुका हूं और ये इंडियन रेल ऐसा रेल नेटवर्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबको पता, करीब 30 मिलियन लोग इसमें प्रतिदिन सफ़र करते हैं और वहाँ कर्मचारियों की संख्या भी करीब करीब सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, करीब करीब 1.4 मिलियन कर्मचारी वहाँ काम करते हैं। और इन्हीं सबको देख के हमको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक नए रेल मिनिस्टर का, जो पहले थे उनको हटा के इनको प्रभु जी को लाया, ताकि इस रेल का यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो देशवासियों के, भारतवासियों की जो अपेक्षाएं हैं, उन पर वो खरा उतरे। मगर जब ये रेल बजट आया तो सचमुच में बहुत निराशा हुई, निराशा नहीं बहुत निराशा हुई। अभी कुछ लोग, हमें संजय भाई हमारे जा रहे हैं साथी, गोयल जी थे, अभी उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा बजट है और गरीबों का बजट है। अभी मुझे याद है कल इसी सदन में गरीबों की बात चल रही थी, माइंस मिनरल एक्ट पे बात चल रही थी, उसमें आदिवासियों का शब्द कहीं नहीं था, हमारे यादव जी ने उठाया था। मगर बार बार सब लोग कहते थे कि नहीं, आदिवासियों का भला चाहती है, आदिवासियों का भला चाहती है, इधर के लोग नहीं चाहते। आपने हर समय गरीबों की बात की, मगर इस बजट को ईमानदारी से देखेंगे। आप हो सकता है कि बड़ा आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं कि नहीं मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट किया, मगर आप गांव में जाएं, छोटे कस्बों में जाएं, तब आपको सही हकीकत पता चलेगी कि रेलवे बजट का हालचाल क्या है। अच्छी बात, आपको अगर अच्छा लगता है तब तो अच्छी बात है, वो जनता फिर बताएगी। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये रेल बड़ा विभाग है और इसमें ये कहें कि एक तरह से मोनोपोली है सरकार की। इसके बावजूद भी, अब ये नहीं कि पिछला क्या हुआ नहीं हुआ, मगर इसके बावजूद भी रेल को हम जहां ले जाना चाहते हैं या पिछले समय में आज तक हम उसको वहां नहीं पहुंचा सके। इसलिए हमको ज्यादा तकलीफ है कि प्रभु जी से उम्मीद थी कि नहीं, ये व्यक्ति जब आया है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेगा जो बजट में हमको समझ में आएगा कि रेल का कुछ भला होने वाला है। आज अगर ईमानदारी से देखें तो इस रेल बजट को, इसमें सिर्फ अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास इन्हीं को फोकस किया गया। यहाँ गरीबों की बात नहीं, आप ये कहें कि गरीब विरोधी बजट है ये, तो हमको लगता है ये सचमुच में सकारात्मक शब्द होगा। आज अगर रेल बजट को देखें तो मोटा मोटी 3-4 चीज़ों पे हम इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि इसी वृत्त के अंदर ये घूम रहे हैं।
रेल बजट अगर देखें तो स्पीड के बारे में आपने बातें कही, अच्छी बात है, क्लीननेस के बारे में बात कही, कुछ खान पान के बारे में बात की, और फिर कुछ वाईफाई ये सब चीज़ों के बारे में, कुछ ई टिकटिंग, 5 मिनट में टिकट, ये सब के बारे में बात की। अगर आप इसको देख लें, इन सब चीज़ों को 4-5 चीज़ें जो मैंने कही, इस पर गरीब आदमी कहाँ इसको फायदा मिलने वाला है। अगर आप कहते हैं कि फूड आप हम ईमेल से ले लेंगे, तो भाई गरीब तो मोबाइल ही नहीं है उसके पास में, वो कहाँ से फूड ले लेगा। अब एसी डिब्बों में और सब कहेंगे कि आप स्पीड बढ़ाएंगे। अरे वो व्यक्ति, अभी बहुत लोगों ने कहा, हमारे साथी ने, कि जो गरीब व्यक्ति है वो तो चाहता है स्लीपर क्लास में उसको जगह सिर्फ मिल जाए, उसको बहुत खाने पीने की चिंता नहीं। ठीक है, कहा कुछ लोगों ने कि भाई तो रोटी लेके चलता है, उसके पास उतनी ताकत नहीं है को उसको पे कर सके। मगर उस विषय पर आपने कुछ नहीं ध्यान दिया, उस गरीब व्यक्तियों के बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया। अभी आप जाइए बगल में, मैं अभी शुक्रवार फ्राइडे के दिन ही जा रहा था, इधर से अपने क्षेत्र जा रहा था, वहां स्लीपर क्लास में चढ़ने के लिए करीब 100 मीटर के लोग लाइन खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं, सिर्फ स्लीपर क्लास में चढ़ने के लिए लाइन में लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। तो आपको थोड़ा, अगर आप सब लोगों ने कहा बहुत जगह घूमे, हमको लगता है कि पता नहीं नजर आया कि नहीं आया। हमको लगता है उन सब चीजों पर आप ईमानदारी से कहेंगे कि कहीं पर फोकस नहीं किया गया। मैंने कहा वाईफाई की बात की, और वाईफाई गरीब आदमी कहां से करेगा, कहां उपयोग करेगा, ये किसके लिए है। इसलिए मैंने कहा ये पूरी तरह से कहना कि नहीं गरीबों की बजट है, ये बेईमानी होगी। आज मंत्री जी ने अपने भाषण में, और कुछ हमारे उधर के साथियों ने भी बड़ा वाहवाही किया कि भाई बिना किराया बढ़ाए हमने ये सब सुविधाएं देने का वादा किया। भाई आपको याद होगा कि अभी 8 महीना पहले आपके पहले जो मंत्री थे उन्होंने बजट रखा 8 महीना पहले, और उसमें 14% जो हिस्ट्री में कभी नहीं बढ़ा वो बढ़ा, आपने बढ़ा दिया। और उसमें 6%, 6.5% फेट में भी बढ़ाया आपने। और अभी कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं बढ़ाया, आपको इतना बढ़ा दिए और उसको जरूरत ही नहीं है आपको तो अभी ठीक हमारे भाई साहब कह रहे थे, आपको तो दाम कम करना चाहिए था। अगर 1 रुपया भी, 1% भी, 0.5% भी कम कर देते तो आपको वाहवाही हो जाती पूरे देश में कि आपका डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल। उस समय तो आप बोले कि भाई ये सब दाम बढ़ रहा है इसलिए हम फेयर बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात थी। अब आप तो मैंने कहा कि $140 से लेके अब 50 के पास आ गया, अब समझ लीजिए। उसके बाद भी अगर आप कर देते तो ज्यादा हमको लगता है कि आपकी तारीफ होती कि भाई चलो इन्होंने रेल नहीं किया, मगर रेल में किराए में थोड़ी सी कमी की है, मगर ऐसा आपने कुछ किया नहीं। अभी इस बजट में आपने कहा कि फेयर नहीं बढ़ाए, मगर फेट आपने बढ़ा दिया। अब फेट बढ़ाया, जैसे यूरिया में 10% बढ़ा दिया आपने, आपके सीमेंट में 2.7% बढ़ा दिया, कोल में 6.3% बढ़ा दिया। तो अगर ये सब जो बढ़े हैं आखिर कौन पे करेगा? आखिर वही कंज्यूमर, जो एंड कंज्यूमर का एक सर्वे था उसमें से जो कोल कंज्यूमर है जो एंड में उसको करीब 3 से 4% का बोझ बढ़ेगा, वो दाम उतना बढ़ जाएगा। तो उसके पॉकेट में इधर से नहीं इधर से आप कान पकड़ रहे हैं। आखिर स्थिति तो वही है, आप फ्रेट किराया नहीं बढ़ाए मगर फ्रेट बढ़ा दिए, तो बेचारा गरीब तो और दबते चला जा रहा है। और कहां अच्छे दिन आने वाले हैं? अगर इसी को आप अच्छे दिन आने वाले हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा दिन चलिए, जनता फिर जवाब देगी। आज मंत्री जी, मैं एक चिंता का विषय बता रहा हूं कि नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट 2014 में आई, और उसमें जो रिपोर्ट आई बड़ा अचंभित करने वाला। मंत्री थोड़ा ध्यान देंगे कि इस 5 डिकेड में 61% पैसेंजर जो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर थे वो, और 59% फ्रेट का जो ट्रांसपोर्ट था वो शिफ्ट हो गया रोड ट्रांसपोर्ट पे। अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा इंडस्ट्री बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, तो फिर ये सब जो चीजें हैं फ्रेट में कमी कैसे आ गई? कहे वो लोग रोड में चले गए, ये बड़ा चिंता का विषय। इससे आपकी मोनोपोली है, आप दाम भी रखते हैं, दूसरे रोड ट्रांसपोर्ट से आपका दाम कम है, इसके बावजूद भी ये परसेंट है, मेरा नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी सरकार की रिपोर्ट है। ये क्यों घट गया? और छोटा नहीं घट गया, 59% घट गया, और पैसेंजर लोग 61% घट गए, वो चले गए शिफ्ट करके रोड में। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और आप दाम बढ़ाते जाएंगे फ्रेट में, तो समझ लीजिए कि फिर आप जो आंकड़े हैं उसको और अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप बड़ा समझदार हैं, और हमको लगता है ये आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अभी कुछ
चीजों के बारे में आपने ध्यान दिया, विशेषकर सरकार भ्रष्टाचार के बारे में कही कि नहीं, उस बजट में कहा कि नहीं भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भ्रष्टाचार की बात करते, रेलवे में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत जगह कहाँ कहाँ बात करेंगे, इतना समय नहीं है। मगर अब तत्काल की बात कर ले, सब हमारे लोग साथी होंगे। तत्काल ऐसा जगह है जहां से टिकटें मिलती है और अब तत्काल खुलने से पहले समाप्त हो जाता है। आखिर कौन ले जाता है टिकट, कैसे टिकट बिक्री हो जाती है, कौन दलाल है इसके बीच में, ये सबको पता होगा, ऐसा नहीं है। मगर हमको लगता है कि हम इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट किए कि आपसे उम्मीदें हैं। आपने कहा है कि भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऐसी जो तत्काल में जो टिकटें जाती है कैसे ब्लैकमेल होती है, कैसे लोगों को नहीं मिलता है। अभी आपने कहा कि एडवांस बुकिंग की बात, आपने कहा कि नहीं पहले 7 दिन था, हम उसको 120 दिन बढ़ा दिए। बड़ी अच्छी बात आपको लगा, मगर हमको लगता है कि आप एक आंकड़े मेरे पास में है, करीब करीब 903 करोड़ रुपया पर मंथ ई टिकटिंग से एडवांस में जमा होता है, एडवांस बुकिंग जो होती है। आप समझ लीजिए, अगर 4 महीना कर दिया, ये तो 1000 करीब 903 है, समझ लिया 1000 करोड़ रुपया एक महीने में, तो 4000 करोड़ रुपया आप जनता का रख लिया अपने पास में। अब बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो बढ़ा दिए, 120 दिन बढ़ा दिए, 4 महीना बढ़ा दिए, पैसा तो आप रख लिए। और उसके बाद जब अब कैंसिलेशन होता है, टिकट का कैंसिलेशन, ई टिकट का कैंसिलेशन होता है, तो कैंसिलेशन से मेरे पास में आंकड़े हैं 2005 से 12 तक में 30,094 करोड़ रुपए आपको आमदनी मिली। ई टिकट तो कर लेता है, अब उसके बाद जब प्रोग्राम नहीं बनता है तो ई टिकटिंग में इतनी पैसा कट जाता है कि बेचारा का कुछ नहीं बचता। मैंने कहा कि आंकड़े मेरे पास में है कि 2005 से 12 के बीच में 30,000 करोड़ 30,094 करोड़ रुपया की आमदनी आपको हुई है। तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं जनता से आप ले रहे हैं, पॉलिसी बना के जनता से ले रहे, जनता को पता नहीं चल रहा है कि भाई मेरे पॉकेट से जा रहा है। आज ये पूरे बजट को देखेंगे तो आपने कहा है कि नहीं, कर्मचारियों की बात कही, एक बड़ा डिपार्टमेंट में करीब 1.4 मिलियन कर्मचारी यहाँ पर हैं, उसकी सेवा से ये रेल चलता है। उस विषय पर आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि उसके जो बैरक है उसको हम ठीक कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, जो रहने वाले लोग हैं सब क्वार्टर को हम रिपेयर कर देंगे। इस तरह से हमको नहीं लगता कि आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए। आपने कोई घोषणा नहीं की कर्मचारियों के बारे में, जो इतना बड़ा एक तो आपको फोर्स आपके पास में, उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसका मनोबल कैसे बढ़ाएंगे, उसको कैसे काम सिखाएंगे। मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा, एक लालबाग ट्रेन से हम आ रहे थे एक बार, आप वो चलती है चेन्नई से बेंगलोर। मैंने कहा कि भाई एक चाय दे देना शुगर फ्री, तो बोला कि भाई शुगर फ्री चाय है तो अभी अब नहीं मिलेगी, तो बोला मैनेजर को बुलाओ। मैंने कहा मैनेजर बेचारा है, तो मैंने कहा कि शुगर फ्री चाय दे दो, चाय मिलेगी? बोला हाँ मिलेगी, मगर यहाँ तुमको नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी वहाँ। मैंने कहा नहीं कि मैं सांसद हूँ, मैंने कहा, वो बोले कि नहीं कैंटीन में जाइएगा तब मिलेगा। भाई माँ वो बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी अगर चाहेगा शुगर फ्री चाय तो वहाँ कैंटीन जाना पड़ेगा। आर यू श्योर? बोलते एकदम पक्का श्योर है, यही कानून है, आपको वहीं जाके लेना पड़ेगा। तो ये सब ट्रेनिंग मैंने कहा कि सिर्फ एक उदाहरण दिखाया, इतना बड़ा फोर्स है, छोटी सी गलती से आप सोच लीजिए, बोलता है कि बेचारा अगर वो शुगर फ्री चाय लेने के लिए वो बूढ़ा आदमी जाएगा कैसे अगर कोई लेना होगा, तो बोलता है कि नहीं यही कानून है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा फोर्स है, इसको आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, कैसे इससे हम अच्छा आउटपुट लें। और ये छोटा चीज़ नहीं है, मैंने आपने कुछ कहा है ट्रेनिंग के बारे में, मगर अभी शुरू करेंगे, मगर हमको अफसोस लगता है कि इसको तो ये चलता रहना चाहिए। ट्रेनिंग तो ऐसी चीज़ें हैं वो चलती रहनी चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। आज यहाँ मैंने कहा कि नौकरी, जब प्राइवेट लोगों की बात कही गई, अभी नए नए प्राइवेट पार्टी को आप ला रहे हैं, अलग अलग कामों में ला रहे हैं, अच्छी बात है। और हमको लगता है इससे जो ला रहे हैं, आपने कहा कि आपने कहीं एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की, जबकि पिछले मंत्री ने कहा था करीब 4000 महिलाओं को हम नौकरी देंगे और 7000 कांस्टेबल को नौकरी देंगे। अभी ठीक है, आप ही ने कहा था 17000 छोड़ दिए थे, 17000 भी उन्होंने कहा था कि हम देंगे, पिछले मंत्री ने कहा था, मगर कुछ नहीं हुआ अभी तक। और आपने भी इस बजट में कुछ नहीं कहा, आपने कहा कि नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, कहां करेंगे, उसके बारे में आपने कहीं चर्चा नहीं की। तो ये डिपार्टमेंट है जहां पर बहुत सारे लोगों को अपेक्षाएं होती है, और हमको लगता है कि सिर्फ आप बाहर के लोगों को बुला दें, उसी से सिर्फ काम लेंगे तो ये रेल नहीं चल सकता। आपको सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए प्रॉफिट नुकसान से सिर्फ नहीं देखना चाहिए इसको। जो हमारे लोग आखिर नौकरी कहां करेंगे? अगर सब जगह बंद कर देंगे, सब जगह प्राइवेट को बुला देंगे, तो फिर उसको नौकरी मिलेगी कहां? इसलिए मेरा उम्मीद है कि आप करिए, मगर एक लिमिटेशन रहना चाहिए। जहां पर परमानेंट पीरियड जॉब है,
जहां पर लोगों को बहाली हो सकती है वहां पर निश्चित रूप से लोगों को बहाल करना चाहिए। अब मैं इस ट्रेन को थोड़ा हम झारखंड की तरफ ले जाएंगे, इसलिए कि मैं झारखंड से आता हूं, वो मिनरल स्टेट है और सबसे मैंने कहा कि वहाँ 3 डिवीज़न हमारे पास में है और हम लोग सेकंड लार्जेस्ट हैं रेवेन्यू देने में। मगर अगर सुविधाओं का अगर हम देखें तो सबसे पीछे हैं। एक तो सिर्फ उदाहरण बता दें, एक ट्रेन चलती है टाटा एलएपी ट्रेन, टाटा नगर से चलती है, वो एलएपी को चलती है, उसमें वो आपका वेलोर से होके जाती है। वहाँ बहुत सारे पेशेंट लोग, विशेषकर वेलोर है, वहाँ बहुत सारे पेशेंट लोग जाते हैं। अब ये ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन है, ये करीब करती है 2358 किलोमीटर तय करती है रास्ता और इसका स्टॉपेज है 83 और तो एवरेज कितना हो गया, करीब करीब 28 किलोमीटर में एक स्टॉपेज है। समझ लीजिए कि आप हमको ट्रेन दे दिए, वो बीमार को ले जाने के लिए जाते जाते मर जाएगा। 28 किलोमीटर में एक स्टॉपेज है, तो भाई तो लोकल ट्रेन बना दीजिए ना, पैसा तो उतना कम लीजिए। आप उसको एक्सप्रेस ट्रेन बना दिए हैं और वो मैंने कहा कि 28 किलोमीटर में एक स्टॉपेज हो रही उसकी, ये हमको ट्रेन आपने दिया। इसलिए मैंने कहा कि आपने कहा कि ट्रेन हम लोग नहीं दे रहे हैं, मगर हमको लगता है ट्रेन तो आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं, अभी ट्रेन के बारे में जरूर बात करेंगे, मगर कुछ प्रोजेक्ट है। कांडरा से रांची, ये एक ऐसा है कि रांची हमारा सेंटर है और वहाँ अभी जो ट्रेन है उसको आने के लिए हम लोग को 5 घंटा लगता है। अगर रेट सर्वे हो गया है, अगर सर्वे में अगर ट्रेन लाइन बैठ जाएगी तो ये 1.5 घंटा में पहुंच जाएगा। हम जरूर चाहते हैं कि हमारे मंत्री सुदर्शन जी उधर पीछे बैठे हैं, उनको पता है, उनसे थोड़ा पूछ लीजिएगा, बता देंगे क्या स्थिति है। तो ये सब जो ट्रेन है, ये प्रोजेक्ट है, इसको धरातल पे लाने की आवश्यकता है। उसी तरह से लोहरदगा उन्हीं का क्षेत्र है, लोहरदगा टोरी, ये चल रहा है, अब तक ये पूरा नहीं हुआ। अगर ये भी बच जाएगा तो दिल्ली आने में कम से कम 3 घंटा हम लोग की बचत हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट चल रहा है मगर थोड़ा सा के चलते अब तक एक अटका हुआ है। उसमें से हमने बहुत लंबा एक डिमांड रखा था, पुरुषोत्तम ट्रेन जो यहाँ रांची आती है वो घाटशिला में स्टॉपेज के लिए। और पहले मंत्री महोदय जी, पहले जो लोग पॉलिटिकल दबाव में सब लोग स्टॉपेज ले लिया, हम लोग के झारखंड से कोई रेल मंत्री हुआ नहीं, ना स्टॉपेज मिला। हम लोग जरूर आपसे उम्मीद करेंगे कि ऐसा पुरुषोत्तम ट्रेन जो घाटशिला की स्टॉपेज की बात, तो वहाँ पर एससीएल है, वहाँ पर यूनियन कॉर्पोरेशन है, वो सब चीजें वहाँ सब लोग चढ़ते हैं। प्लीज सर बस कंक्लूड कर सर, दो तीन बार। ओके प्लीज कंक्लूड। तो मैं जरूर चाहूंगा कि इन सब चीजों पर आप ध्यान देंगे और कुछ नई ट्रेनों की बात में, रांची गोवा, रांची जोधपुर, रांची अहमदाबाद, टाटा नगर भागलपुर, ये सब ट्रेनों को आप जरूर चालू करें। और दूसरी चीज एक निवेदन है, एक बनांचल ट्रेन चलती है, एक मिनट सर, बनांचल ट्रेन चलती है हमारे यहाँ से, मैंने आपसे निवेदन भी किया था, इसका डिपार्चर वहां से रांची से चलती है बनांचल के लिए, ये 2:45 बजे चलती है। और ये लोग जो आते हैं वहां से, ये अगर आप इसको थोड़ा सा डिले करें, पहले डिले चलती थी 6-7 बजे, अगर उसको वहां से शुरू कराइएगा तो जो आदमी गांव से आता है वो पूरा काम करके वापस चला जाएगा, उसको होटल में रहना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको लगता है इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके प्लीज। 2-3 सुझाव सिर्फ देंगे, हमको लगता है कि सुझाव तुरंत कर देंगे। एक तो मैं चाहता हूं कि जो आपका टिकट है, टिकट में अब हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो बोलते कुल्ली का रेट ज्यादा मत दीजिए। अरे भाई कुल्ली का रेट हमको पता चलेगा तब ना, ज्यादा नहीं देंगे। आप वो टिकट में बता दीजिए कि क्या नियम कानून है, ताकि वो कुल्ली को भी कमती नहीं मिले और जो पैसेंजर चलता है उसको भी पता चल जाए कि हाँ इतना हमको पैसा देना है। वो सिर्फ बहुत छोटी बात है। दूसरी तरह लिफ्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए बहुत लोग बीमार हैं या बूढ़े लोग हैं, वो चल नहीं सकते, आप एक्सीलेटर भी लगा है उसमें वो चढ़ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है। तो कम से कम लिफ्ट में जो बड़े बड़े जो चीजें हैं, बड़े बड़े स्टेशन है, उसमें इसकी व्यवस्था करना चाहिए। तीसरा मेरा सुझाव है जो पार्किंग की व्यवस्था, जो अभी दिल्ली में भी सर्च कर देखिए, आप ऐसा सिस्टम रखिए जैसे घुसे तो उसमें टिकट काट ली, 10 मिनट के लिए रहिए, अगर 10 मिनट में ज्यादा हो गया तो उसको फिर चार्ज कर दिए। जैसे हम लोग एयरपोर्ट में कलकत्ता में है कि आप जैसे घुसिएगा तो आपको टिकट कट जाएगा। तो हमको लगता है ऐसे में क्या होगा, आपको रेवेन्यू बढ़ेगा और वो रुकेगा नहीं और पैसेंजर उतार के वो चला जाएगा। चौथा मेरा सुझाव है कि जो आपके प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो वहां पर एसी वेटिंग हॉल ग्रास कब लगा दीजिए। जो किसी को लेने आते हैं वो भी वहां उसका चार्ज करिए। वहां कम से कम जाके रहेगा व्यक्ति, गर्मी में या ठंडा में, दोनों के समय में उसका उपयोग हर प्लेटफॉर्म में रह जाए। अच्छे जो आप प्लेटफॉर्म, अभी तो शुरू में नहीं हो सकता, मेरा सुझाव अगर वहां करेंगे तो जो लेने वाला को या फिर अगर ट्रेन का वेट कर रहा है रिसीव करने के लिए फिर जाने के लिए, हमको लगता है उसको सुविधा होगी, आपको उसमें रेवेन्यू की भी सुविधा होगी। इसलिए मैं अपनी बातों को यही समाप्त करके इतना जरूर चाहूंगा कि आपने बड़ी सफाई की बात कही गई, बड़ी बात हमको नहीं कहते, मगर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मगर इतना जरूर आपसे उम्मीद करेंगे कि ट्रेन में जो कॉकरोच और चूहे हुए चलते हैं ना, इसको तो आप खत्म कर दे तो हम समझ लीजिए कि आप मंत्री एकदम सचमुच में ईमानदारी से हम लोगों का सफाई का काम हो जाएगा। धन्यवाद।